हेलो एंड नमस्कार मित्रों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ अटैक में। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 8.3 चक्रवर्ती ब्याज, कक्षा 8 का गणित, एनसीईआरटी या सीबीएसई की बुक। हमने जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें प्रश्नावली 8.3 के कुछ सवालों को हल किया था। आज हम इस वीडियो में बाकी के बचे हुए सवालों को हल करेंगे। यदि आपने हमारे जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो प्लीज़ देखिए, ताकि आपको क्या है पूरी प्रश्नावली को हल करने में आसानी हो और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले हम क्या है जो दर है उसको देख लेते हैं। वार्षिक दर और अर्धवार्षिक संयोजन वो किस प्रकार होता है। तो जब ब्याज वार्षिक संयोजित न हो तो समय अवधि और दर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। वह समय अवधि जिसके पश्चात प्रत्येक बार नया मूलधन बनाने के लिए ब्याज को जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? रूपांतरण अवधि बोलते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरण अवधि कहते हैं। जब हमें क्या है समय अवधि के पश्चात, कुछ निश्चित समय अवधि के पश्चात प्रत्येक बार जो मूलधन में हमें क्या जोड़ना है? ब्याज जोड़ना है मूलधन में। तो इस प्रकार जो नई हमारे पास जो राशि होगी वो फिर क्या है नए अगले साल के लिए या अगले समय के लिए वो मूलधन हो जाएगा और उस अवधि को क्या कहेंगे? रूपांतरण अवधि कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो मूलधन है वो परिवर्तित हो रहा है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो एक वर्ष में प्रत्येक छमाही के 2 रूपांतरण अवधि होती हैं। जब एक वर्ष में 2 बार यदि ब्याज को संयोजित करना होता है तो वर्ष में क्या है कितनी छमाही होती है? 2 छमाही होती है। ऐसी स्थितियों में अर्धवार्षिक दर वार्षिक दर की आधी होगी। तो यहाँ पे यदि हमें अर्धवार्षिक संयोजन करना है तो समय को 2 से गुणा कर देना है और जो दर है उसको क्या करना है? आधा करना है। यही इसका कहने का अर्थ है। यदि ब्याज को तिमाही संयोजित किया जाए तब क्या होगा? तो ब्याज को यदि तिमाही संयोजित करना है तो एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4। तो हम समय को 4 से गुणा कर देंगे और जो दर है उसको 4 से भाग कर देंगे, तो जो दर है वो जो ब्याज है वो तिमाही संयोजित हो जाएगा। तो इस स्थिति में एक वर्ष में 4 रूपांतरण अवधि होंगी और तिमाही दर वार्षिक दर का 1/4 होगी। 1/4 मतलब 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये का मूलधन है और 10% वार्षिक दर से वो मूलधन दिया जाता है। तो एक वर्ष के लिए यहाँ पे यदि हम इसका ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साधारण ब्याज 100 गुणा दर गुणा समय 10 गुणा 1। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 10 बच जाएगा। यहाँ पे जो कुल अमाउंट है वो कितनी होगी? एक वर्ष के पश्चात 100 जमा 10, तो यहाँ पे 110 रुपये एक वर्ष के अंत में हमारे पास क्या है कुल राशि आ गई साधारण ब्याज की दर से। अब हम क्या है सेम हमारे पास जो राशि है वो वही है 100 रुपये और दर भी वही है 10% वार्षिक दर, लेकिन यहाँ पे जो ब्याज का संयोजन है वो क्या है? अर्धवार्षिक है। यहाँ पे जो ब्याज का दर संयोजन था वो वार्षिक था। तो यहाँ पे एक वर्ष में हमारे पास कितनी 6 महीने होते हैं? 1/2 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 महीने हैं तो 6 महीने का अर्थ है कि 1/2 वर्ष। अब हम इसको यदि साधारण ब्याज की सहायता से निकालेंगे तो यहाँ पे 100 गुणा दर गुणा समय कितना है? 1/2। तो यहाँ पे ये 1/2 नीचे आ जाएगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। तो ये 5 रुपये हमारे पास ब्याज आ गया। अब हम क्या है अगले जो 6 महीने हैं उसके लिए ब्याज को संयोजित करेंगे तो यहाँ पे कुल राशि हमारे पास क्या आ जाएगी? 105 रुपये, क्योंकि यहाँ पे हर 6 महीने में हमें ब्याज को संयोजित करना है, मतलब जोड़ना है जो मूलधन में। तो यहाँ पे ब्याज आया 5 रुपये और जो मूलधन था 100 रुपये, तो उसमें से हम जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा। तो अगले 6 महीने के लिए ये 105 रुपये है, ये मूलधन हो जाएगा। और अगले 6 महीने के लिए क्या है ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना है? फिर से 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये फिर से 5 हो जाएगा और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना होगा? ये होगा सॉरी 100 से 100 नहीं, ये कितना है? 105 है, तो ये 105 होगा। तो अब हम ये क्या है 1.05 हो जाएगा, क्योंकि 100 से विभाजित करेंगे तो ये 1.05 हो जाएगा। अब क्या है 5 को इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 5.25 हमारे पास ये रुपए आ जाएंगे। तो अब कुल राशि क्या हो जाएगी? मूलधन जमा ब्याज। तो यहाँ पे मूलधन 105 जमा 5.25, तो 110.25 की राशि है, ये क्या है हमें दे होगी। तो आप देख सकते हैं यदि हम जितना समय हमारे पास सेम है, 1 साल का ही समय है, लेकिन यदि जितना जल्दी हम क्या है जो ब्याज को संयोजित करेंगे तो हमारा जो कुल देय राशि है उतना ही आगे ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 25 पैसा है ये हमें 1 साल में ज़्यादा देना है यदि हम अर्धवार्षिक
सेम ब्याज की दर से इसको ब्याज को संयोजित करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो हम ब्याज का अभिकलन 2 बार करते हैं, इसलिए समय अवधि दोगुनी हो जाती है और दर क्या है, आधी कर दी जाती है। तो इस प्रकार हमें इस प्रकार के सवालों में इसी जो बात का ध्यान रखना है कि समय को 2 से गुणा कर देना है और दर को 2 से भाग कर देना है, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। जो चक्रवर्ती ब्याज है समय अवधि या शर्त के अनुसार संयोजित हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 हमारा इसी पे आधारित है। वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल राशि। तो जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। जो मूलधन है वो 60,000 रुपये रहेगा, लेकिन जो समय है वो कितना है, एक तो 6 महीने के लिए आपको निकालना है। तो 6 महीने के लिए निकालना है तो आप इसको चाहे तो साधारण ब्याज की सहायता से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1/2 वर्ष हो जाएगा और जो दर है वो कितनी है, 12% वार्षिक हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको साधारण ब्याज से निकालना है तो आप साधारण ब्याज से निकाल सकते हैं। यदि चक्रवर्ती ब्याज से आपको चक्रवर्ती जो सूत्र है चक्रवर्ती उसकी सहायता से यदि इसको निकालेंगे तो यहाँ पे जो समय है उसको क्या करना है, 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पे 1 अर्धवर्ष हो जाएगा और यहाँ पे जो दर है उसको 2 से भाग करना है तो ये हो जाएगा 6% अर्धवार्षिक। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है। यदि आपको साधारण ब्याज का सूत्र निकालना है तो इससे निकालेंगे, और यदि आप चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र उपयोग करेंगे तो ये वाली जो आपको आंकड़े हैं ये वाले लेने हैं। उसके बाद आप इन सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। जो दूसरा 5वें का दूसरा है वो 1 वर्ष के अंत में है, तो यहाँ पे हम क्या है, जो घात है वो क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, क्योंकि 1 वर्ष में हमारे पास 2 छमाही होती है। तो यहाँ पे जो सूत्र है जो 60,000 1 जमा दर हमारे पास कितनी 6 ही रहेगी और यहाँ पे 2 हो जाएगी, जो घात है वो 2 हो जाएगी। इस वाले केस में क्या होगा, 60,000 गुणा 1 जमा दर हमारे पास सेम रहेगी और समय क्या है, जो घात है वो 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको ये जब हल करेंगे और ये हल करेंगे तो आपको दोनों सवालों के हल प्राप्त हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 6। आरिफ ने एक बैंक से 80,000 का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 100% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज पहले बार क्या है, वार्षिक संयोजित करना है और दूसरी बात अर्धवार्षिक संयोजित करना है, तो हमारे पास समय दिया हुआ है। जो वार्षिक यदि संयोजित करना है तो हम क्या करेंगे, मूलधन हमारे पास ये है, दर ये है और समय ये दिया हुआ है। तो हम क्या है, जो इस प्रकार यदि समय हमारे पास ऐसे दे रखा रहता है, पूरा समय पूर्णांक संख्या में नहीं रहता, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, उसके बाद जो राशि प्राप्त होगी ब्याज के साथ उस राशि को मूलधन मान के हम आधे वर्ष के लिए क्या है वो ब्याज ज्ञात कर लेंगे। और इसमें क्या है, अर्धवार्षिक है तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे और इसको जो समय को 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पे ये 1.1/2 है तो ये होगा 3/2, और जब इसको 2 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 3 छमाही आ जाएगा यहाँ पे सवाल दूसरे के लिए। और जो दर है वो कितनी हो जाएगी, 10/5। तो यहाँ पे कितना, 10/2, तो ये होगी 5% अर्धवार्षिक, ये क्या है, दर आ जाएगी। अब हम क्या है, चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र है कुल राशि ज्ञात करने का, उसकी सहायता से ये सवाल को हल कर लेंगे और उसके बाद क्या है, दोनों राशियों का अंतर प्राप्त कर लेंगे तो हमारे पास जो सवाल का हल है वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 7 की तरफ। मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में और तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें सीधा सीधा है, यहाँ पे ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। एक बार हम 2 वर्ष के लिए निकालेंगे, एक बार हम 3 वर्ष के लिए निकालेंगे, और जो 3 वर्ष का जो कुल राशि है उस 2 वर्ष की राशि उसमें से घटा देंगे तो तीसरे वर्ष का हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमें ये राशि प्राप्त हो रही है 10,200 रुपये, ये राशि प्राप्त हो रही है 3 वर्ष के बाद कुल राशि, और 2 वर्ष के बाद यदि कुल राशि मान लीजिए 9,800 रुपये हमें प्राप्त हो रहे हैं, सॉरी 9,800 रुपये, तो ये राशि हमें प्राप्त हो रही है 2 वर्ष के बाद। तो हम क्या है, 10,200 में से क्या है 9,800 रुपये घटा देंगे तो हमारे पास जो ये 400 रुपये है ये तीसरे वर्ष का ब्याज हमें
प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको इस सवाल को हल करना है। पहले आपको ये मूलधन लेके एक बार 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, एक फिर उसके बाद 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और 3 वर्ष के कुल ब्याज में से 2 वर्ष का कुल ब्याज घटा देंगे तो हमें तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सवाल नंबर 8, 10,000 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है और कुल राशि भी निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास मूलधन है और जो समय है वो 1.5 वर्ष दिया हुआ है। तो 1.5 वर्ष के लिए हम कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, पहले 1 साल के लिए निकाल लेंगे, उसके बाद हम जो आधे वर्ष के लिए निकाल लेंगे। आधे वर्ष के लिए निकालेंगे तो चाहे तो हम इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं कि 1 वर्ष के बाद जो हमें कुल राशि प्राप्त होगी उसको साधारण ब्याज की सहायता से आधे वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से निकाल सकते हैं। यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है कुल राशि प्राप्त करने का उसको प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे और इसको 2 से भाग कर देंगे। उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है कुल राशि प्राप्त करने का उसका उपयोग कर देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार हमारे पास कुल राशि प्राप्त हो जाएगी। हम जो दोनों ब्याज आएंगे उनको जोड़ देंगे तो हमें क्या है, कुल राशि प्राप्त हो जाएगी। और यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो कुल राशि में से मूलधन जो हमारे पास 10,000 रुपये है वो घटा देंगे तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज की राशि प्राप्त हो जाएगी। अब अगला आगे क्या कहता है, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्योंकि एक बात का ध्यान देना है, ये जो ब्याज है ये अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो कार्य है वो करना है। यहाँ पे मूलधन हमारे पास दे रखा है 10,000 रुपये मूलधन है और समय है यहाँ पे क्या है 1/1/2 वर्ष। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे ब्याज हमें क्या है अर्धवार्षिक संयोजित हो रखा है। तो ये जो अर्धवार्षिक है इसको यदि अर्धवार्षिक संयोजित करेंगे तो क्या करेंगे, 3/2 हो जाएगा। 1/1/2 को यदि हम हल करेंगे तो ये होगा 3/2 वर्ष। और अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे समय को, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 छमाही प्राप्त हो जाएगा हमें। अब हम क्या है, ये दर हमारे पास 10% है वार्षिक, और यदि इसको हम 6 माही में परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे, दर को 2 से भाग कर देंगे तो ये 5 आएगा। तो 5% अर्ध वार्षिक यहाँ पे दर हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस समय अवधि के लिए इस दर से जो कुल राशि है वो प्राप्त कर लेंगे। 10,000 गुणा 1 जमा दर 5/100 और उसकी घात 3 हो जाएगी। इसको हम हल कर लेंगे तो कुल राशि प्राप्त हो जाएगी। और कुल राशि में क्या है, जब हम मूलधन घटा देंगे तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको वार्षिक रूप से संयोजित करना है। तो यदि वार्षिक रूप से संयोजित करेंगे तो जैसा मैंने सवाल के शुरू में आपको बताया था कि पहले हम 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, उसके बाद जो ये आधा वर्ष है उसके लिए हम ब्याज निकाल लेंगे। तो हमें क्या है, दोनों राशियों को की तुलना कर देंगे और जो चीज़ अधिक है वो हमें प्राप्त हो जाएगी इस सवाल का हल जो उत्तर देने में। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, यदि राम 4,096 रुपये 18 महीने के लिए 12 सहित 1/2% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास मूलधन दिया हुआ है 4,996 और जो समय है वो क्या है 18 महीने। 18 महीने का अर्थ है कि ये जो समय है 12 महीने में कितना होता है, 1 वर्ष, और उसके बाद जमा 6 महीने। तो यहाँ पे ये हो गया 1 वर्ष 6 महीने। यहाँ पे आप देखेंगे कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक का अर्थ है कि हम इसमें क्या है, 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 2 जमा यहाँ पे 6 महीने के लिए 1। तो यहाँ पे हम 3 अर्धवर्ष या फिर 3 छमाही हमारे पास क्या है समय प्राप्त हो गया। अब हमारे पास जो दर है वो दे रखी है 12/1/2% वार्षिक। तो हमें क्या करना है, हमें सीधा इसको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे 12 दूने 24 और 1 25, तो 25/2 और इसको 2 से भाग कर देंगे तो ये होगा 25/4% अर्धवार्षिक। अब इसको हमें सेम वैसे ही हल करना है जैसे हमने पिछले सवालों को हल किया है। ये 3 छमाही के लिए इस दर पे हम क्या है, इसका कुल राशि निकाल लेंगे तो इसका हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे सवाल नंबर 10
पे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान दिला दें कि जो चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र है, इसका अनुप्रयोग अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर हम चक्रवर्ती ब्याज के कुल राशि ज्ञात करने के सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से निम्नलिखित है, जैसे कहीं जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या फिर ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब कमी और वृद्धि का मतलब उसमें उन्नति हो रही है। यहाँ पे ये भी हम चेक कर सकते हैं कि यदि कहीं बैक्टीरिया में वृद्धि हो रही है या फिर उसमें क्या है वर्दी, कुल वर्दी ज्ञात करनी है, उसकी दर ज्ञात करनी है, तो ये भी हम इस चक्रवर्ती ब्याज के जो सूत्र है इसका प्रयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। किसी वस्तु का मान ज्ञात करना है, यदि मध्यवर्ती वर्षों में उसके मूल्य में वृद्धि या कमी होती है, तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि जो हमें कुल संख्या निकालनी है, कुल संख्या मतलब यदि वो रुपए में है तो वो राशि हो जाएगी, और यहाँ पे यदि बैक्टीरिया की जनसंख्या है तो वो संख्या हो जाएगी। तो वो निकालना है तो उसके लिए जो मूलधन है, मूलधन वो होगा जो हमारे पास आरंभिक जो आंकड़े होंगे वो मूलधन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मूलधन है, मूलधन या फिर जो आरंभिक हमारे पास आंकड़े हैं वो होंगे गुणा 1 जमा यहाँ पे दर बटे 100, और यहाँ पे समय हो जाएगा। यहाँ पे समय हमारे पास क्या है, वर्ष में भी हो सकता है और घंटों में भी हो सकता है। तो जिस शर्त में वो समय दे रखा है सवाल में, उसी के अनुसार ये समय का उपयोग करना है। लेकिन जब हमें ये तो वृद्धि है तब हमें यहाँ पे प्लस का निशान यानी कि ये जमा का जो संकेत है वो प्रयोग करना है। और यदि ह्रास है यानी कि उसमें क्षय हो रहा है, कमी हो रही है, तो यहाँ पे जमा के स्थान पे हमें क्या करना है, घटा का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ये सेम चीज़ होगी, लेकिन ब्रैकेट में हमारे पास 1 घटा दर बटे 100 गुणा समय होगा। यदि हमें ह्रास दे रखा है या कमी दे रखी है तब, या मान लीजिए हमारे पास कोई जनसंख्या है और वहाँ पे उस जनसंख्या में कुछ बैक्टीरिया ने हमला कर दिया, तो वहाँ पे जो जनसंख्या में कमी होगी, तो वो जो कमी है वो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, कुल कमी ज्ञात करनी है। तो 1 घटा दर बटे 100 और उसकी घात समय कर देंगे और उसको आरंभिक आंकड़े से गुणा करेंगे तो हमें वो कुल कमी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए जो अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 10 है वो इसी पर आधारित है। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ष 2001 में हमें जनसंख्या ज्ञात करनी है और वर्ष 2005 में जनसंख्या ज्ञात। यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना 2001 में कुल जनसंख्या है वो कितनी है, वो मान लेंगे हम P मान लेंगे, और जो दर है जनसंख्या की वो है 5% वार्षिक। और उसके बाद 2003 में यानी कि 2 वर्ष के पश्चात जो कुल जनसंख्या है वो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 2003 में कुल जनसंख्या हमारे पास दी हुई है 54,000, यहाँ पे हमारे पास जनसंख्या दी हुई है, लेकिन जो कुल जनसंख्या है उसको निकालने का सूत्र है वो क्या है, वो है P गुणा 1 जमा दर कितनी है 5/100 और समय कितना है 2, क्योंकि ये 2 वर्ष के बाद जो जनसंख्या 2001 के बाद 2003 में हमें जनसंख्या ज्ञात करनी है, तो वो कितनी है 54,000। अब हम क्या है P बराबर यहाँ पे 5 एकम 5 और 20×100, तो यहाँ पे जो ये होगा P गुणा 21/20, ये क्या है जोड़ना है, क्योंकि ये 2001 की जो जनसंख्या थी वो उसमें वृद्धि होके 5% की वो 2003 में जनसंख्या हो जाती है, इसलिए क्या है ये जमा का निशान आएगा। ये 2 बार गुणा कर देंगे क्योंकि इसकी घात 2 है, बराबर कितना आएगा 54,000। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो P है, P बराबर ये जो संख्या है ये उस तरफ जब जाएगी बराबर के दूसरी तरफ, तो क्या है इसमें जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा और जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे 20/21 और 20/21। तो जब हम इनको हल करेंगे तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, 2003 में कुल जनसंख्या P जो है वो क्या है 2001 में कुल जनसंख्या मिल जाएगी। अब हमें जो ज्ञात करना है दूसरा, जो 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, तो 2005 में जो जनसंख्या है उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ये जो जनसंख्या है इसको मूलधन मानना है, यानी कि यहाँ पे P मानना है, और उसके बाद हम इसको आगे हल कर लेंगे। यहाँ पे जो जनसंख्या वो प्राप्त होगी वो होगी 48,900, यहाँ पे 80 के लगभग कुछ ये हमारे पास
प्राप्त होगी। अब हमें क्या है ये जो ज्ञात करना है, तो यहाँ पे इसको ज्ञात करने के लिए सिंपल है, यहाँ पे 54,000 रुपये, सॉरी 54,000 जनसंख्या है, ये रुपए नहीं है, 1 जमा दर 5/100 और यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2003 और 2005 के बीच में कितना वर्षों का अंतर है, वो है 4 वर्षों का अंतर। तो यहाँ पे सॉरी 2 वर्षों का अंतर, 4 नहीं 2 वर्षों का अंतर है, तो यहाँ पे इसकी घात 2 हो जाएगी। उसके बाद हम इसको हल कर लेंगे, ये 20 हो जाएगा, तो 54,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20। तो अब हम क्या है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 270 और फिर 2 से गया तो 135। तो 135 को 21 से गुणा करेंगे, फिर 21 से गुणा करेंगे, तो इस प्रकार जो हमें आंकड़े प्राप्त होंगे 59,535 जो है ये हमारे पास संख्या आ जाएगी। इसको 2005 में जो जनसंख्या है उसकी कुल गणना कितनी है 59,535। तो इस प्रकार हम सवाल नंबर 10 को हल कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5 प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या इतनी थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो दर है वो प्रति घंटे में है और यहाँ पे जो समय है वो भी 2 घंटे दे रखा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें दर दे रखी है 2.5% प्रति घंटे और जो समय है वो हमारे पास दिया हुआ है 2 घंटे। अब हमें क्या है जो बैक्टीरिया की जो संख्या है शुरू में वो दी हुई है, वो कितनी है 5, यहाँ पे 5,06,000 जो उसकी संख्या दे रखी है बैक्टीरिया की। अब हमें क्या है 2 घंटे के पश्चात जो कुल संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो सीधी बात है, हम क्या है बैक्टीरिया की जो अभी की जो संख्या है 5,06,000, उसको 1 जमा जो दर है कितनी है 2.5/100 और उसको 2 से 2 घात हो जाएगी। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे जो कुल संख्या है वो प्राप्त। सवाल नंबर 12। एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य में अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का अर्थ है कि कमी हो रही है। तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, जो 42,000 रुपये है यहाँ पे जो घटा का निशान यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे अवमूल्यन हो रहा है इसलिए यहाँ पे घटा का निशान करेंगे। और दर हमारे पास सेम है 8 और समय है कितना 1, क्योंकि ये 1 वर्ष के लिए है। तो यहाँ पे ये कितना होगा 2 4 से जाएगा तो ये 25। तो अब हम क्या करेंगे 42,000 गुणा यहाँ पे 25 में से 2 गए तो कितना है 23/25 गुणा 23/25। अब हम क्या है इसको हल कर लेंगे। तो ये यहाँ पे 25 से भाग चला जाएगा इसका, 25 से कम 25 और ये आएगा 17, तो 25 छिके 150 और फिर आएगा 20 8, तो यहाँ पे 1680 आ जाएगा। फिर हम इसको कट कर लेंगे तो ये जो हमारे पास संख्या प्राप्त हो जाएगी ये होगी लगभग 38,640 हमारे पास ये क्या है संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इस सवाल को हल कर लेंगे। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 8.3 समाप्त हुई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके सामने जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि आने वाले हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।